हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ओके, अभी हम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर के अंदर हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर लास्ट क्लास में हमने मिडिल टर्म के बारे में स्टडी किया था। उससे पहले हम जनरल टर्म के बारे में स्टडी किया था। मिडिल टर्म के बारे में हमने ये स्टडी किया था कि मिडिल टर्म कौन सी होगी। तो इंडेक्स पे डिफाइन होती है कि इंडेक्स अगर आपका ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा बाइनोमियल में क्या होगी, एक ज़्यादा। क्लियर। तो मिडिल टर्म अगर ओड है, सॉरी, इंडेक्स अगर ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, इवन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडिल टर्म कितनी हो जाएंगी, दो मिडिल टर्म होंगी। क्या क्या होंगी, n+1/2 एंड n+3/2। क्लियर। अगर आपका इंडेक्स इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, ओड, और मिडिल टर्म क्या होगी, एक होगी, वो क्या हो जाएगी आपकी n/2+1। क्लियर। तो इस तरह से हमें मिडिल टर्म और के बारे में स्टडी किया था। ओके, तो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, कंटेंट सेम ही है वही, डिफरेंट टर्म्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। उसी के अंदर एक हेडिंग होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड कोफिशिएंट्स। क्लियर। लिख लेना, हेडिंग डाल लेना, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड कोफिशिएंट्स। यानी कि हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है, दोनों के अंदर क्या रिलेशन है। क्लियर। तो यहाँ पर हम जैसे कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, जैसे ये लिख लिया कि x+a⁴n, x+a⁴n, ये हमने लिखा। क्लियर। तो यहां पर हम लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, nc0 x⁴n a⁴0 प्लस nc1 x⁴n−1 x⁴n−1 इंटू a⁴1 प्लस nc2 x⁴n−2 इंटू a⁴2 एंड सो लास्ट में ncn x⁴0 इंटू a⁴n। इस तरह से हमने लिख लिया। तो ये अपना एक अप्रोच हमने अप्लाई की है जो आपकी है। क्लियर। तो इसको हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया। अब इसके अंदर हम देखेंगे, इसको हम रीराइट करते हैं थोड़ा सा। तो ऐसा लिख लेते हैं कि nc0 x⁴n प्लस nc1 a x⁴n−1 प्लस nc2 a² x⁴n−2 प्लस ऑन एंड लास्ट में ncn a⁴n। क्लियर। ये हमने लिख लिया। यहां पर अब ध्यान देना कि जो कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करती है। जो कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर देखो कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म कौन सी है, nc0 nc1 nc2 nCn। तो ये सभी जो है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर, लिख लेना आप, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, बाइनोमियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 एंड सो ऑन nCn। ये सभी के सभी आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब कोफिशिएंट्स क्या होगा, कोफिशिएंट्स क्या होगा, कोफिशिएंट्स यानी कि जो वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल क्या x है, ये तो क्या आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर। वेरिएबल क्या है, x है। तो x के मल्टीपल में जो भी होगा वो आपके कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट, x के मल्टीपल में जो भी होगा वो आपके कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर जैसे y वेरिएबल है तो y के मल्टीपल में जो भी होगा वो आपके कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर जो अगर कोफिशिएंट की बात करें तो ये पूरा nc1a nc2a² ncn ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। ये क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो समझ में आ गया कि x के मल्टीपल में जो भी होगा वो आपके कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बाइनोमियल यानी कि कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा वो आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। मींस nc0 nc1 nc2 ये सभी क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और
NC0 NC1 into a, NC2 into a square, NC2 into a cube, NC3 into a cube, NC4 into a4 and NCn into an। ये क्या है, ये सभी कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो ये आपका डिफरेंस होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड कोफिशिएंट के अंदर। क्लियर, लिख लो इसको। ओके, तो इस तरह से हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे देखो। देखो आगे, अब अगर हमारे पास एक ऐसा कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन है x प्लस वाई रेज टू 6, इसको ओपन करते हैं। देखो क्या लिखते हैं, इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्या लिखते हैं देखो, 6c0 x फर्स्ट टर्म की पावर 6, सेकेंड टर्म की पावर 0, 6c1 फर्स्ट टर्म की पावर 6 माइनस 1 5, सेकेंड टर्म की पावर 1, 6c2 x की पावर 4 y रेज टू 2, 6c3 x रेज टू 3 y रेज टू 3। क्लियर, आगे लिखो 6c4 x रेज टू 2 y रेज टू 4, 6c5 x रेज टू 1 y रेज टू 5 एंड प्लस 6c6 x रेज टू 0 यानी कि 1 y रेज टू 6। ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है x प्लस वाई रेज टू 6 को एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ पर देखो 6c0 6c1 6c2 6c3 6c6, ये सब क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट दोनों सेम ही है, क्योंकि x और y दोनों के दोनों आपकी क्या वेरिएबल है, उनमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है आपकी। क्लियर, तो देखो 6c0 की वैल्यू क्या होगी 1, 6c1 की वैल्यू क्या होगी 6, 6c2 की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कर लो। 6c2 कितना, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, क्या लिखोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या 2 3, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 15। क्लियर, ये 6 है, ये 1 है, ये 15 है। 6c3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6c3 देखो बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, 1 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 20। 6c3 इज इक्वल टू 20। 6c4 6c2 6c4 सेम होगा, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 50। 6c5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 6c5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 होगी, 6c5 6c1 6, 6c6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्लियर, तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं सभी। 6c0 1, 6c1 6, 6c2 15, 6c3 20, 6c4 15, 6c5 6 एंड 6c6 1। क्लियर, मैं यहाँ पर ये सब क्यों, आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ पर मैं इसलिए फाइंड आउट कर रहा हूं कि यहाँ पर देखना मुझे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा होगा। देखो इसकी 1 6 15 20 15 6,
तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट 6C3 रहेगा, इसकी वैल्यू 20 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6C3 20। अब देखो ये जो टर्म है, ये अगर टर्म की बात करते हैं तो ये टर्म कौन सी होगी आपकी, इधर 1 2 3, इधर क्या 1 2 3, तो ये टर्म कौन सी हो जाएगी, मिडल टर्म को आपको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि मिडल टर्म आपकी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर देखो इससे पहले की टर्म कितनी है 1 2 3, इसके बाद की टर्म कितनी है 1 2 1 2 3, तो तीनों के तीनों इससे पहले, तीन इसके बाद में, तो ये क्या हो जाएगी आपकी मिडल टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। कहने का मतलब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपकी क्या होगी, मिडल टर्म, यानी कि मिडल टर्म इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर, मिडल टर्म इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट फॉर एनी बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब अगर आपको क्वेश्चन में कई बार ऐसे पूछे कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, तो आपको क्या करना, डायरेक्टली मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है, एंड मिडल टर्म की जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वही आपका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा। क्लियर, ओके लिख लो इसको। ओके तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट और जो मिडिल टर्म होगी वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगी। आप लिख लेना नीचे, मिडिल टर्म इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट of any binomial expression. Middle term is the greatest binomial coefficient of any binomial expression. Middle term is the greatest binomial coefficient of any binomial expression. Clear? तो आपको क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं कि फाइंड ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मिडिल टर्म फाइंड आउट करोगे। मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वही आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इस तरह से लिख लो। चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम। बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो कॉम्बिनेशन की फॉर्म होगी और कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के मल्टीपल में जो भी है वो आपके कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान में रखना। बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑलवेज कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म होगी और जो कोएफिशिएंट है वो जो वेरिएबल के मल्टीपल में जो भी होगा वो कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो, find the value of alpha, find the value of alpha, find the value of alpha for which the coefficient of middle term, the coefficient of middle term in the expansion of 1 plus alpha x raised to 4 and 1 minus alpha x raised to 6. 1 plus alpha x raised to 4 and 1 minus alpha x raised to 6 are equal. आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा for which the coefficient of middle term, for which the coefficient of middle term, for which the coefficient of middle term of the binomial expansion 1 plus alpha x raised to 4 and 1 minus alpha x raised to 6 are equal. ये इनके यानी कहने का मतलब इन दोनों की मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल होगा। कोएफिशिएंट ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन, coefficient of the middle term of the binomial expansion
कहने बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं बोला है, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर कोएफिशिएंट बोला है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं बोला है, क्या बोला है, कोएफिशिएंट बोला है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मिडिल टर्म फाइंड आउट करोगे। अब यहाँ पर देखो इंडेक्स कितना, मिडिल टर्म फाइंड आउट करने सबसे पहले इंडेक्स क्या है, इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, ओड है। तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म होगी इसके लिए मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, n/2 + 1, यानी कि 4/2 + 1, 2 + 1 3। क्लियर। तो क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म आपकी क्या, मिडिल टर्म, यानी कि T3 आपकी मिडिल टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर। इसके लिए देखो, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां पर इंडेक्स कितना है 6, तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू, मिडिल टर्म क्या हो जाएगी 6/2 + 1, कितना हो जाएगा 4 टर्म, यानी कि T4 आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। यहां पर T3, यहां पर T4 फाइंड आउट कर लो। T3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T2 + 1, मीन्स कहने का मतलब NCR 4CR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। फर्स्ट टर्म की पावर, फर्स्ट टर्म क्या 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड टर्म की पावर नीचे वाली वैल्यू। क्लियर। तो क्या लिख दोगे 4C2 α² × x²। क्लियर। यहां पर फाइंड आउट करोगे T4 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, T3 + 1, तो NCR यानी कि n की वैल्यू कितनी है 6, CR की वैल्यू कितनी है 3। फर्स्ट टर्म की पावर 1 की पावर कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस सेकंड टर्म क्या -α, ध्यान रखना सेकंड टर्म क्या -α(x) -α(x)⁻3, तो -1/3 कितना माइनस बाहर आ जाएगा 6C3 α³ × x³। क्लियर। इतना हो गया। अब आपको बोला है कि मिडिल टर्म आ गई आपके पास, ये आपकी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म यहां पर ये होगी T3 और यहां पर आपकी मिडिल टर्म है T4। मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करें तो इस मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा 4C2। इस मिडिल टर्म का अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ही पूछते, ध्यान में रखना बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, तो कोएफिशिएंट यानी कि x² के मल्टीपल में, वेरिएबल के मल्टीपल में, तो x² के मल्टीपल में क्या 4C2 α²। तो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म क्या हो गया 4C2 α²। ध्यान रखना, सुनना अच्छे से, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 4C2 α²। यहां पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म यानी कि x³ के मल्टीपल में क्या है -6C3 α³, क्या है -6C3 α³। तो ये बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म आर इक्वल, तो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इक्वल कर दो, तो 4C2 α² इज इक्वल टू -6C3 α³। क्लियर। अगेन सॉल्व करोगे तो 4C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां पर 2, तो कितना आ जाएगा 6। क्लियर। 6C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, ये 3 का कितना हो जाएगा 6 से 6 20, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। यानी कि क्या लिख दोगे आप 4C2 6 α² इज इक्वल टू -20 α³। क्लियर। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो एक साइड में ले जाओ, आप कैंसिल आउट नहीं करोगे क्योंकि अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप कभी भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो क्या करोगे 6C α² + 20 α³ इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 2 α² कॉमन आएगा, अंदर क्या रहेगा 3 + 10 α इज इक्वल टू 0। देन यहां से अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल टू 0 और 3 + 10 α इज इक्वल टू 0। भाई अल्फा x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 0, 3 + 10 α इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू -10/3। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। देखो अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 1 ही आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अल्फा की जो मेन वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी 10 - 10/3।
अल्फा इज इक्वल टू 0 भी है, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू 0 पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनेगा ही नहीं। अल्फा इज इक्वल टू 0 पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनेगा ही नहीं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन किस पे बनेगा? -10/3 पे बनेगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 पुट करते 1 ही हो जाएगा। क्लियर? तो बाइनोमियल एक्सपेंशन किस पे बनेगा? -10/3 पे रहेगा। अल्फा इज इक्वल टू 0 भी आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन के अंदर 0 भी है तो 0 भी आपका आंसर रहेगा। तो फाइनल मेन आंसर यहाँ पर क्या है? अल्फा इज इक्वल टू -10/3। क्लियर? मिडल टर्म फाइंड आउट की, उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दिया, सोल्व कर दिया। ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पर अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं किया, क्यों? कभी भी जब भी किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसको आप कैंसिल आउट नहीं करोगे, आप उसको अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके कॉमन लेके सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो उसका एक सॉल्यूशन 0 भी एग्जिस्ट करेगा। कई बार क्या होता है, यहां पर ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं, ये चीज मेरे ध्यान में रखना कि ये स्टेप बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि कैंसिल आउट कर देते हैं। कई बार आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी कि आपको कैंसिल आउट कर दोगे और वहीं पर आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन आपका कम हो जाएगा। आप देखो यहां पर अल्फा क्यूब की फॉर्म में इक्वेशन बन रही है, तो अल्फा क्यूब की फॉर्म में इक्वेशन बन रही है तो मींस उसके 3 सॉल्यूशंस रहेंगे। लेकिन आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके सॉल्यूशन कितना मिलेगा? 1 सॉल्यूशन मिलेगा, और वही आपका रॉन्ग आंसर हो गया। आपसे ये पूछ लिया कि इसके मिडल टर्म इक्वल है, देन अल्फा की कितनी वैल्यू, आपके अल्फा के कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? आपके 3 रहेंगे, 2 सॉल्यूशन 0 होंगे, एक सॉल्यूशन आपका -10/3 होगा। लेकिन अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको लगेगा अल्फा की वैल्यू -10/3, देन एक सॉल्यूशन, और वो एक टिक करते ही आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान में रखना, जिसकी भी वैल्यू, यहाँ पॉइंट ध्यान में रखो, जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको कभी कैंसिल आउट नहीं करते, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, वहां से कॉमन लेंगे, कॉमन को इक्वल करेंगे 0, तो आपका एक अल्फा इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? ये हो गया। दूसरा पोर्शन यहां पर ये बोल सकता है, इस क्वेश्चन की तरह एक क्या क्वेश्चन कन्वर्ट कर सकता है कि फाइंड, इसी क्वेश्चन के अंदर फाइंड ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट फॉर 1 प्लस अल्फा एक्स रेज टू 4, 1 प्लस अल्फा एक्स रेज टू 4 एंड 1 माइनस अल्फा एक्स रेज टू 6। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इसके लिए क्या होता है? मिडिल टर्म, यानी कि 4c2। इसके लिए ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? 6c3। क्लियर? ये हमने पहले भी स्टडी किया है। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4c2 एंड 6c3। क्लियर? लिख सकते हो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट हियर 4c2 एंड 6c3। क्लियर? ओके, लिख लो इसको। ओके, लिख लिया इसको। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को देखना कि यहां पर आपको क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन आप लिख सकते हो, यहां पर क्वेश्चन लिख लेना। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10
फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10 in the binomial expansion of 2x square minus 3 by x raised to 11. Find the coefficient of x raised to 10 in the binomial expansion of 2x square minus 3 by x raised to 11. 2x square minus 3 by x raised to 11. क्लियर? तो आपको ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें x की पावर 10 का आपको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे? क्लियर? तो आपको सबसे पहले तो क्या लिखना है कि जनरल टर्म लिखनी है। तो जनरल टर्म आपकी क्या होती है? टी आर प्लस वन। ध्यान देना, एन सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर इंटू ए रेस टू आर, ये जनरल टर्म होती है। क्लियर? तो टी आर प्लस वन। अब देखो यहां पर एन की वैल्यू कितनी है? 11। आर की वैल्यू आर में रखोगे आप 11 सी आर। फर्स्ट टर्म क्या है? 2x स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है? माइनस 3 बाई एक्स। क्लियर? तो 11 सी आर 2x स्क्वायर रेस टू 11 माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म माइनस 3 बाई एक्स रेस टू आर। और सिंप्लीफाई, मैंने क्या बोला आगे कि जो वैल्यूज है उनको एक साथ लिख लेंगे और जो x है उनको एक साथ लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? 11 सी आर 2 रेस टू 11 माइनस आर 3 रेस टू आर माइनस 1 रेस टू आर बाहर लिख लिया। एक्स स्क्वायर रेस टू 11 माइनस आर, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 22 माइनस 2 आर अपॉन एक्स रेस टू आर। क्लियर? एक्स की पावर एक साथ लिखना है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स रेस टू माइनस आर। क्लियर? अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ये सब ऐसा कैसा रिपीट कर दिया, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 22 माइनस 2 आर माइनस 3 आर। तो यहां तक जितना भी पोर्शन लिखा है ये आपके जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक जितना भी पोर्शन लिखा है वो सभी का सभी आपका जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ओनली एंड ओनली जनरल टर्म। क्लियर? लिख लो इतना, यहां तक लिखना बेटा। क्लियर? तो यहां तक लिख चुके आप। तो ये यहां तक जो पोर्शन आया वो आपका जनरल टर्म का कंप्लीट हो चुका है। टी आर प्लस वन जनरल टर्म आपको मिल चुकी है। माइनस 1 रेस टू आर 11 सी आर 2 रेस टू 11 माइनस आर 3 रेस टू आर इंटू एक्स रेस टू 22 माइनस 3 आर। क्लियर? अब आगे देखो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 10, यानी कि एक्स रेस टू 10 का कोएफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्स रेस टू 10 कब आएगा बेटा? एक्स रेस टू 10 कब आएगा? जब ये एक्स की पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। एक्स रेस, ध्यान देना बेटा, एक्स रेस टू 10 कब आएगा? जब ये एक्स की पावर इज इक्वल टू क्या कर दोगे? 10। क्लियर है? तो मैं एक्स की पावर 22 माइनस 3 आर इज इक्वल टू क्या कर देता हूं? 10 कर दिया। तो 3 आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। देन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। आर इज इक्वल टू 4 आ गया। मीन्स कहने का मतलब आपको देखो यहां पर ये जनरल टर्म आ गया, तो इसको कोएफिशिएंट के लिए आपको क्या करना? आर ही अननोन है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करोगे? एक्स रेस टू 10 करना, तो एक्स की पावर जो आई उसको इज इक्वल टू 10 कर दो, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू 4 यहां पुट कर दो वापस। आर की वैल्यू 4 यहीं पर पुट कर देंगे, ये आर की वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। आर की वैल्यू टी 4 प्लस 1 टी 5 माइनस 1 रेस टू 4 11 सी 4 2 रेस टू 11 माइनस 4 3 रेस टू 4 इंटू एक्स रेस टू क्या हो जाएगा? 10। क्लियर? माइनस 1 रेस टू 4 कितना होता है? 1। 11 सी 4 2 रेस टू 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2 रेस टू 7 3 रेस टू 4 इंटू एक्स रेस टू 10। क्लियर? तो यहां से आपके पास मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 10 इज इक्वल टू एक्स रेस टू 10 के मल्टीप्लाई में जो भी है वो कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स रेस टू 10 के मल्टीपल में क्या है? 11 सी 4 2 रेस टू 7 इंटू 3 रेस टू 4,
तो x रेस टू 10 का जो मल्टीपल में है वही आपको x रेस टू 10 का क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट आ जाएगा। क्लियर, लिख लो इतना, फिर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। इतना लिख लो आप। लिख लेना आराम से, कॉन्सेप्ट को समझ के आराम से लिख लो इसको। ओके, तो अभी आपका x रेस टू 10 का कोएफिशिएंट यहां पर आपको मिल चुका है। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, देखो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 10 इन दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, 11c4 2 रेस टू 7 इंटू 3 रेस टू 4, ये हो गया कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट फॉर x रेस टू 10। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ओनली कितना हो जाएगा, 11c4। बाइनोमियल कोएफिशिएंट फॉर x रेस टू 10 कितना आ जाएगा, 11c4। अभी आपसे यह भी पूछ सकता है कि वो टर्म बताओ जिसमें x की पावर 10 आएगा। क्लियर, फाइंड द टर्म विच हैव x रेस टू 10, फाइंड द टर्म विच हैव x रेस टू 10। क्लियर, तो वो टर्म आपको बतानी है जिसमें x रेस टू 10 है। तो x रेस टू 10 के केस में यही प्रोसेस रहेगी, r की वैल्यू कितनी आ गई, 4, r की वैल्यू 4 आ गई तो टर्म क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी टर्म बताओ बेटा, फिफ्थ टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म में x रेस टू 10 आएगा। किस टर्म में x रेस टू 10 आएगा, फिफ्थ टर्म के अंदर x रेस टू 10 आपका आएगा। क्लियर, तो x रेस टू 10 का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब यहां पर दो क्वेश्चन बन गए, कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 10, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 10 एंड विच टर्म, टर्म कौन सी होगी, फिफ्थ टर्म होगी। क्लियर, अभी यहां से आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो आपको गिवन है, ये आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, इसके ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। तो मिडिल टर्म यहां पर देखो, इंडेक्स क्या आपका ओड, तो इंडेक्स नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, इवन। तो मिडिल टर्म कितनी आएंगी, यहां पर दो मिडिल टर्म आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, n+1, कौन कौन सी आएगी, n+1 अपॉन 2 एंड n+3 अपॉन 2, कौन सी आएगी, 11+6, t6 एंड t7। तो ये आपकी मिडिल टर्म आएगी, t6 एंड t7 क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म आपकी t6 एंड t7 होंगी मिडिल टर्म। क्लियर, अब देखो t6 एंड t7 मिडिल टर्म है तो ओनली आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट देखना है। क्लियर, अच्छा t6 को क्या लिखते हो आप, t6 यहां पर ही लिख रहा हूं, t5+1, t7 को क्या लिखोगे, t6+1। क्लियर, तो t6 के लिए r की वैल्यू क्या होती है, 5, t7 के लिए r की वैल्यू क्या होती है, 6। क्लियर, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा होता है बेटा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा होता है, NCR होगा। क्लियर, तो 11 तो आएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 11CR। क्लियर, तो मिडिल टर्म के लिए t6 के लिए r की वैल्यू क्या है, 5, तो 11C5, और t7 के लिए r की वैल्यू कितनी है, 6, तो 11C6। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा होगा, 11C5 एंड 11C6। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा होगा, 11C5 एंड 11C6। देखना 11C5 और 11C6 से दोनों इक्वल है बेटा, 11C5 एंड 11C6, क्योंकि ये NCR और ये NCN-R है, दोनों इक्वल आएंगे, आप सोल्व करके देख सकते हो। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन से होंगे, 11C5 एंड 11C6। आप लिख सकते हो नीचे, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट फॉर दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन, greatest binomial coefficient for this binomial expression is equal to 11C5 and 11C6. Clear, 11C5 and 11C6। क्लियर, तो इस तरह से आपका पूरा पोर्शन हो सकता है। तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हमने इतना पोर्शन स्टडी किया है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या सीखा था
कि पहले आपका जनरल टर्म हो चुका था, मिडल टर्म आपका हो चुका था। यहां पर हमने क्या सीखा है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट्स के बारे में स्टडी की है। क्लियर। और यहां पर क्वेश्चन क्या किया है कि x की पावर 10 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ऐसे ही आगे आएंगे आपके x की पावर 10, x की पावर 0 का इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो वो टाइप के क्वेश्चंस हम यहां पर करेंगे, यानी कि किसी की पावर का कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करना। तो यहां हमने जो स्टडी किया मैन, वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट्स के बारे में स्टडी किया है। मिडल ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या था, मिडल टर्म। बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो NCR वाली फॉर्म है वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। वेरिएबल के मल्टीपल में जो भी है वो कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो ये स्टडी किया, अच्छे से इस लेक्चर को देखना। आज हम इतना स्टडी करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। पहले आप ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेना, उसके बाद जो हम आगे जो आने नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे, खुद से आप सोल्व करने लगोगे। बस आपको ये पूरा प्रोसेस आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किस तरह से हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड लक। ओके, थैंक यू।